तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय बेकुरल। ठीक है, बेकुरल ने क्या देखा कि उसने यूरेनियम को एक फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर क्या किया, फोल्ड किया। ठीक है, और उसको क्या रख दिया, एक ऐसे प्लेस पे रख दिया जहां पे, एक ऐसे कंटेनर में रख दिया जहां पे लाइट आ ही नहीं रही थी। ठीक है, और उसने जब इसको डेवलप किया, ठीक है, कुछ टाइम तक रखा, तो उसने देखा कि इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या थे, काफी साइंस थे। ठीक है, इस चीज पे जब उसने और स्टडी की, ठीक है, और बाकी साइंटिस्ट ने जब इस चीज पे काम किया, तो वहां से टर्म निकल के आई रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी फिर कैसे डिफाइन की गई, उसकी तुम डेफिनेशन लिखो। इधर यूरेनियम था, इसको किस में रखा, फोटोग्राफिक प्लेट में रखा। यहां से उसे किसका पता चला, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला। इसके लिए तुम डेफिनेशन लिखो पहले। जब उसने यूरेनियम को फोटोग्राफिक प्लेट में रखा, इसको क्या मिली, वहां पे साइन मिली। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे लाइट तो आ नहीं सकती, तो ये कब कैसे पॉसिबल हुआ होगा, तो ये ऐसे ही पॉसिबल है कि यूरेनियम ने क्या किया होगा, कुछ एक्टिव रेडिएशंस क्या किए होंगे, इमिट किए होंगे, जिसकी वजह से इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या आ गए, निशान आ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी एक्सपेरिमेंट होते हुए एक्सपेरिमेंट होते रहे, उसके बाद क्या डेफिनेशन निकल के आई वो लिखो। वो डेफिनेशन तुम ऐसे लिखोगे, फेनोमेना ऑफ emission of active radiation emission of active radiations by an element was termed radioactivity and the substance that show radioactivity is defined as radioactive substance। कि होता क्या है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं तुम्हारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। ये रेडिएशन कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, कुछ टाइम के साथ साथ डीके होते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इमिट करते रहते हैं। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये तुम्हारे जो डीके है, रेडियो एक्टिव डीके है, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। लिखो, रेडियो एक्टिव डीके कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कौन से, पहला तुम्हारा हो सकता है अल्फा डीके, दूसरा तुम्हारा होता है बीटा डीके, और तीसरा तुम्हारा होता है गामा डीके। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों डीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, रेडियो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके बहुत डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की बात चल रही है, तो लिखो नया टॉपिक, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके हो रहे हैं,
ठीक है। डीके पर यूनिट टाइम, जिसको अगर मैं dn/dt लिखूं, डीके पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा उसी टाइम के ऊपर अवेलेबल न्यूक्ली, कि कितने न्यूक्ली तुम्हारे पास उस टाइम अवेलेबल है, ठीक है, कि उस टाइम के ऊपर कि तुम्हारा कितना डीके हो रहा है, कि कितने न्यूक्ली तुम्हारा डीके हो रहे हैं उस एक टाइम लिमिट के अंदर, एक टाइम dt के अंदर, वो किसके प्रोपोर्शनल था, उस एग्जैक्ट टाइम के ऊपर अवेलेबल न्यूक्ली के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। और मान लो उस अवेलेबल एग्जैक्ट टाइम के ऊपर न्यूक्ली कितने अवेलेबल है, n अवेलेबल है, और डीके कितना हो रहा है, dt टाइम के अंदर dn तुम्हारे न्यूक्ली क्या हो जा रहे हैं, डीके हो जा रहे हैं, तो डी के रेट क्या हो गई, dn/dt, ये प्रोपोर्शनल किसके होगी, n के प्रोपोर्शनल होगी, उस टाइम पे जितने न्यूक्ली अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसमें लिख दो एक्सपेरिमेंटली observed data indicated that decay rate at that particular time is proportional to number of nuclei available that time। ठीक है, ये आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये क्या आ सकता है, dn/dt इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा है। हियर लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, तुम्हारा डीके कांस्टेंट। हियर नेगेटिव साइन indicates number of nucleus decreasing with time, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस तुम्हारे टाइम के साथ साथ क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब इसको सोल्व करो और मान लो स्टार्ट के अंदर तुम्हारे पास t इज इक्वल टू 0 के ऊपर कितने न्यूक्लियस थे तुम्हारे पास, n0 न्यूक्लियस थे, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n, dn/dt इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा n। सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, dn/n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा ऑफ dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या आ जाएगा ये तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dn/n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा ऑफ dt, इंटीग्रेशन होगा माइनस का लैम्डा कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तुमने इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ln n इज इक्वल टू माइनस का n लैम्डा ऑफ t प्लस का कांस्टेंट c आता है एक, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लिय कितने थे, n0 थे, n इज इक्वल टू n0 था, t इज इक्वल टू 0 पे पुट कर दो ln n0, t इज इक्वल टू 0 तो ये 0 प्लस का c इज इक्वल टू क्या आ गया, ln n0, पुट दिस वैल्यू ऑन इन दिस, करो पुट, ln n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t प्लस का ln n0, इधर लेके जाओ ln n माइनस का ln n0 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t, या फिर इसको लिख सकते हो तुम ln n/n0 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t, टेक एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, n/n0 इज इक्वल टू e टू पावर माइनस का लैम्डा t, या n इज इक्वल टू n0 e टू पावर माइनस का लैम्डा t, कि तुम्हारे एक टाइम के बाद न्यूक्लियस कितने रह रहे होंगे, n रह रहे होंगे। अगर स्टार्ट में कितने थे, n0 थे। अगर तुम इसका क्या ड्रा करो, ग्राफ ड्रॉ करो, तो वो कैसा आएगा देखो, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डीके होना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राफ तुम्हें, ये है तुम्हारे पास इधर टाइम, और इधर तुम्हारे पास है नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली। अनडिकेड न्यूक्ली बोल दो या बोल दो उस टाइम पे अवेलेबल कितने हैं। तो ये ग्राफ तुम्हारे पास कितना आएगा, देखो t इज इक्वल टू 0 पे कितने थे, वो n0 थे,
डीके हुए नहीं थे, अवेलेबल थे, टाइम के साथ साथ क्या हो जाएंगे, ई की पावर माइनस एक्स के रूप में घटते जाएंगे, एक्सपोनेंशियली घटते जाएंगे। और जिस टाइम के ऊपर वो कितने रह जाते हैं, अपनी इनिशियल वैल्यू का, इस वैल्यू पे कितने थे, एन नॉट थे, जिस वैल्यू के ऊपर वो कितने रह जाते हैं, अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। ठीक है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ बोलते हैं। तो यहां से डेफिनेशन निकालो हाफ लाइफ की, यहाँ पे कितने रह गए, एन नॉट बाई टू रह गए, हाफ लाइफ। द पीरियड या टाइम इन विच रेडियोएक्टिव न्यूक्ली remains half of its initial value. The time period in which radioactive nuclei remains half of its initial value is defined as half value of that nuclei. Half life of that nuclei, कि वो जितना था उसका क्या रह गया, हाफ रह गया। ठीक है, तो उस टी को मैं स्पेशली क्या बोल दूं, टी हाफ बोल दूं, जिसको लिखते कैसे हो तुम, ऐसे लिखते हो, ये वाला नहीं लिखना, बीच वाला। इसको दोबारा लिखना पड़ेगा कंप्लीट को। दोबारा लिखो इसको, फटाफट वो स्लाइड इरेज हो गई है, तो इसको मैं फटाफट दोबारा लिख देता हूं। ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ln n बाई एन नोट। ठीक है, इसको तुम दोबारा लिख लेना, इस स्लाइड को वीडियो थोड़ा सा पीछे करके वो सारा दोबारा लिख लेना। ठीक है, नोट्स के अंदर। तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ रहा था, टी हाफ लिख रहे थे, वो टी क्या होता है, जिसके अंदर वो हाफ रह जाता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हो तुम, हाफ टाइम बोलते हो, उसको तुम इंडिकेट किससे करते हो, टी हाफ से करते हो। ठीक है, टी हाफ की डेफिनेशन अब यहाँ लगाओ, यानी कितना रह जाना चाहिए, इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एन नोट बाई टू, ये रह जाएगा एन नोट ई की पावर माइनस का लैम्डा, ये टी क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी हाफ, क्योंकि ये उतना ही तो टाइम है जिसके अंदर वो क्या रह गया, पहले वाले का हाफ रह गया। इसको सोल्व करो, ये क्या है, 1/2 इधर ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, टेक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लोगे तो क्या आएगा, ln 1/2 इजिकल टू ln और ई चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का लैम्डा टी हाफ। ln ए बाई बी क्या होता है, ln ए बाई बी होता है तुम्हारा ln ए माइनस का ln बी, और इसको लिख सकते हो तुम ln 1 माइनस का ln 2 इजिकल टू माइनस का लैम्डा टी हाफ। ln 1 होता है तुम्हारा 0, तो ये 0 हो गया, क्या आ गया, ln 2 इजिकल टू माइनस का लैम्डा टी हाफ, माइनस से माइनस गया, टी हाफ इजिकल टू तुम्हारे पास आ गया ln 2 बाय लैम्डा, या फिर ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 बाय लैम्डा। तो तुम्हारे पास टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, द हाफ लाइफ क्या आ गई तुम्हारे पास, 0.693 बाय लैम्डा। लैम्डा तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, डीके कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेकंड इनवर्स। अब देखो लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, और टी हाफ की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो कि अब हम एक नई चीज डिफाइन करेंगे, एक्टिविटी। इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं, इसको डिफाइन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेडियोएक्टिविटी में कभी भी ये नहीं रहता कि कितने न्यूक्ली रह गए, ठीक है, कि कितने न्यूक्ली हमारे पास बचे हुए हैं। हमारा इंटरेस्ट ये रहता है कि कितने न्यूक्ली डीके हो गए। क्यों, क्योंकि जितने डीके होंगे उतने ही हमको अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल मिलेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट क्या रहता है, कितने डीके हो गए। तो हमें क्या चाहिए हमेशा, dn/dt। ये तुम्हारा कैसे डिफाइन होता है, ए के रूप में डिफाइन होता है। यहाँ पे हम ए को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए निकालो,
ए इज इक्वल टू क्या आएगा, dN बाई dt एक्टिविटी। इस पे पहले लिख लो, थोड़ा सा यहां पे लिख लो, ऐसे लिखो, वी आर क्वाइट ऑफ्टन नॉट इंटरेस्टेड in how much number of nuclei present, but more interested in the measure of the emissions of alpha, beta and gamma particles in a given time interval। एक गिवन टाइम इंटरवल है, उसके अंदर तुम्हारे कितने डीके होंगे, क्यों, क्योंकि डीके होंगे तो हमें मिलेंगे अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल। हमारा इंटरेस्ट है कितने हमें अल्फा पार्टिकल मिल गए, बीटा पार्टिकल मिल गए, गामा पार्टिकल मिल गए, इंस्टेड ऑफ कितने न्यूक्ली उस टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे एक्टिविटी। तो लिखो, एक्टिविटी इज डिफाइन एज ए इज इक्वल टू डी एन बाय का डी टी। एन की वैल्यू क्या थी, एन नोट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, करो पुट एन नोट ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी, कर दो डेरिवेटिव, एन नोट कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, ई के पावर एक्स, ई की पावर एक्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, माइनस का लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा, ये क्या था तुम्हारा ए था, तो ये क्या आ गया, ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास में आ गया ये इसको तुम डिफाइन करो, ए इज इक्वल टू माइनस का डी एन बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रही है, घट रहे हैं, तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस ही यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस ये आ गया तो ये हो जाएगा प्लस, तो लेमडा एन नोट ई टू पावर माइनस का लेमडा टी। इसको तुम लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए नोट ई टू पावर माइनस का लेमडा टी। ए नोट इज इक्वल टू हो गया टी इज इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी, कि टी इज इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी तुम्हारी कितनी थी, या इसको लिख लो एक्टिविटी एट टी इज इक्वल टू 0। इसको ये भी लिख सकते हो, और ए नोट को क्या लिख सकते हो तुम, रेडियो एक्टिव डीके रेट, रेडियो एक्टिव डीके रेट एट टी इज इक्वल टू 0। और एक चीज ये भी लिख दो, एक्टिविटी को क्या लिखते हैं, रेडियो एक्टिव डीके रेट, लाइक इतने न्यूक्ली पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इतने न्यूक्ली पर सेकेंड, न्यूक्ली पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्ली आ जाएगा। और इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम एक चीज और भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा, ये तो कंप्लीट एन ही आगे वाला, तो इसको तुम लिख सकते हो लैम्डा एन, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन भी लिख सकते हो। यूनिट की बात की जाए कि एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, और इसकी एक डेफिनेशन और लिखनी है, तो लिखो इसकी यूनिट होती है तुम्हारी बैकुरल भी होती है और तुम्हारी क्यूरी भी होती है। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसकी एक डेफिनेशन और लिख लो, लिखो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन the rate of disintegration of sample of one or more radionucleus or more radionuclides is called the activity
of that sample. Becquerel is the SI unit of activity, और 1 becquerel इज इक्वल टू कितना होता है BQ। इसको पूरा लिखना है तो ऐसे लिख लो 1 BECQUEREL, 1 becquerel इज इक्वल टू 1 DK पर सेकेंड। इसकी एक यूनिट और लिखनी है तो लिख लो 1 क्यूरी, पर वो काफी बड़ी यूनिट है तो 1 CI इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel। ठीक है, हाफ लाइफ हमने पहले डिफाइन कर दी थी, अब हम डिफाइन करेंगे मीन लाइफ। क्या डिफाइन करेंगे, न्यू टॉपिक डालो, मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या होता है कि कितने एवरेज टाइम के अंदर उसके सारे जो तुम्हारे न्यूक्लियस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे डीके हो जाएंगे, मतलब वो जो मटेरियल है वो गायब ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखो मीन लाइफ, लिख लिया, इसकी डेफिनेशन लिख लो। द मीन ऑफ, इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल nuclei of a radioactive element is called its mean life. It is defined as the mean life of the mean lifetime of all nuclei of a radioactive element is called its mean time। देखो होता क्या है कि तुम्हारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे तुम्हारे क्या होंगे एटम्स होंगे, तो इसमें जो डीके होता है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से होता है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस मतलब तुम कभी ये नहीं बता सकते कि ये वाला न्यूक्लियर डीके हुआ है, ये वाला न्यूक्लियर डीके हुआ है, ये वाला न्यूक्लियर डीके हुआ है। ठीक है, तो यहां से तुम ये बता सकते हो कि इतने न्यूक्लियर डीके हुए हैं, पर ये नहीं बता सकते कौन सा न्यूक्लियर पहले डीके होगा और कौन सा न्यूक्लियर बाद में डीके होगा। तो इसमें तुम लाइफ को कैसे बताओगे, इसमें तुम ये नहीं बता सकते इसकी लाइफ इतनी है, इसकी लाइफ इतनी नहीं, यहाँ पे तुम डिफाइन करोगे मीन लाइफ। मीन लाइफ मतलब सबकी लाइफ कितनी थी वो ऐड कर लो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ न्यूक्लियर तुम्हारे पास कितने अवेलेबल थे, तो इससे तुम्हारे पास क्या होगा, मीन लाइफ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए लिखो मीन लाइफ को अगर तुम टी से डिफाइन करते हो, मीन लाइफ को किससे डिफाइन करते हो, टी से डिफाइन करते हो, तो तुम्हारा टी कैसे आएगा, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल अवेलेबल न्यूक्लियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। समेशन ऑफ टी, अगर एवरेज लाइफ टाइम क्या है, टी है, मान लो एक का लाइफ टाइम क्या है, किसी का टी है, और उसके अंदर डीएन तुम्हारे क्या हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं, और नंबर टोटल कितने हैं, एन नॉट है। ठीक है, अब इस चीज को जब तुम, ये तुम्हारा समेशन किस में चला जाएगा, कंटिन्यूअस डीके हो रहा है तो ये इंटीग्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आता है लैम्डा एन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी डी टी। ठीक है, डीएन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एन इजिकल टू एन नोट वाला था ना, उससे पुट कर दी, डिवाइड बाय एन नोट से एन नोट गया, कैसे पुट करिए देखो, एन इजिकल टू एन नोट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी था, तो डीएन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन नोट माइनस लैम्डा ई टू पावर माइनस का लैम्डा टी डी टी। बस यही चीज मैंने यहाँ पे पुट करी है। इसको सोल्व करोगे 0 से इनफाइनाइट टाइम के लिए। ठीक है, तो ये कट कुट आके तुम्हारा टी इजिकल टू कितना आएगा, 1 बाई लैम्डा आएगा, और इसके अंदर इस पूरी डेरिवेशन के अंदर सिर्फ तुम्हारे पास ये एक ही काम की चीज है। ठीक है, कि
मीन लाइफ इज इक्वल टू 1/λ। तो तुम्हारे पास अब रिलेशन क्या आ गई, देखो टी हाफ तुम्हारे पास क्या आ गया, हाफ लाइफ क्या आ गया 0.693/λ, और 1/λ इज इक्वल टू क्या है, मीन लाइफ है, तो 0.693 इंटू टी बोल दो, या इसको मीन लाइफ को टो बोलना है तो टो बोल दो, या इसे ऐसे लिख लो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाई डी के कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0.693 इंटू मीन लाइफ। बस ठीक है। अब एक चीज तुम यहां और फॉर्मूला लिख लो नोट लगा के, जिस पे तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि अगर तुम्हें टाइम दे दिया कि किसी की हाफ लाइफ है, टी हाफ है, इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, और इतने टाइम के बाद तुमने कुछ भी दे दिया, इस कुछ टाइम की वैल्यू दे दी, उसके जो न्यूक्ली है वो कितने बच जाएंगे, ठीक है, कितने तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो इसके लिए तुम क्या फॉर्मूला यूज करोगे, इसके लिए तुम फॉर्मूला यूज करोगे n इज इक्वल टू n नोट 1/2 की पावर n। हाफ हो रहा था तो कितनी बार हाफ हो जाएगा, बस ये देखना है। n तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, जो t है तुम्हारा, ठीक है, वो t बाई हाफ, t हाफ का कितना टाइम्स है, जो t टोटल टाइम है वो t हाफ का कितना टाइम्स है, वो तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी। इस पे एक एग्जांपल कर लो, अभी के अभी कर ले एक एग्जांपल, देखो इस पे एग्जांपल कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल इस पे देखते हैं, ये रहा, हाफ लाइफ तुम्हें गिवन है इसके अंदर 10 इयर्स, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड तुम्हें दिया गया है 40 इयर्स। तो तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू का कितना रह जाएगा, ये पूछा है, ठीक है, कि n तुम्हारे पास कितना रह जाएगा, n नोट की फॉर्म में कौन सा पार्ट उसका रह जाएगा, तो लगा दो फॉर्मूला, n कितना रह जाएगा, n नोट 1/2 की पावर n, यहाँ पे n कितना है, ये t है, ठीक है, इसके अंदर t हाफ का डिवाइड करो तो n कितना आ जाएगा, t बाई t हाफ कितना आएगा 40 बाई का 10 कितना आ गया 4, वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू n नोट 1/2 इसकी पावर 4, मतलब n नोट बाई 16, तो n कितना बच जाएगा, n नोट बाई 16 बच जाएगा, n नोट का 16th जो कंटेंट होगा 16th डिवाइड वो तुम्हारे पास बच जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब बात करें रेडियो एक्टिविटी के लॉज हमने पढ़ लिए, अब हमारे पास आता है कंप्लीट रेडियो एक्टिविटी जो हो रही थी, जो रेडिएशंस थे वो कितने टाइम के थे, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दो टाइप्स ऑफ डीकेज, कि डीके कितने टाइम के होते हैं। अब यहाँ पे अपने पास 3 है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, इनको हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो लिखो अल्फा डीके जो तुम्हारा है, सबसे पहले उसको लिखो अल्फा डीके। पहली डिटेल इसमें लिखो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम ही तुम्हारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है। इसकी अगर तुम इक्वेशन लिखनी चाहो कि क्या कैसे हो रहा है प्रोसेस, तो ये तुम्हारे पास अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियस क्या है x है, तो ZXA है, ठीक है, इससे तुम्हें क्या मिल गया, अल्फा पार्टिकल मिल गया 2He4। तो अब जो बचेगा y जो तुम्हारे पास बचेगा, ये क्या था पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस था, ये क्या आएगा डॉटर न्यूक्लियस आएगा। y जो बचेगा, ये देखो 2 कम हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2 कम हो गया, तो ये क्या आएगा Z-2, ये 4 क्या हो गया तुम्हारे पास मास नंबर कम हो गया, तो A-4, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका मास हमेशा क्या होगा पेरेंट न्यूक्लियस का इन दोनों के एडिशन से भी क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो जो एटॉमिक नंबर था वो क्या हो गया 2 कम हो गया, और जो मास नंबर था वो क्या हो गया 4 कम हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे, इन अल्फा डीके
इन अल्फा डीके व्हेन एन एलिमेंट, ये न्यूक्लियस लिख लो, व्हेन ए न्यूक्लियस डिकेज अल्फा पार्टिकल, इट्स एटॉमिक नंबर, और लिख लो चाहे प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड इट्स मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4. एक्सपेरिमेंटल डाटा सेज एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या बताते हैं? द वैल्यू ऑफ Q here is always पॉजिटिव. ठीक है, एक प्रैक्टिकल इक्वेशन लिख लें कंप्लीट की कंप्लीट. ठीक है, तो लिखो 92 यूरेनियम 238, ये तुम्हारे पास डीके हो रहा है 2He4, तो तुम्हें मिल जाएगा अल्फा पार्टिकल, प्लस Q वैल्यू मिलेगी, प्लस इससे 2 कम करोगे तो 90 आएगा, और इससे 4 कम करोगे तो 234 आएगा. ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन है थ्योरियम का. यहाँ पे जो टोटल मास, ये तुम्हारे पास डॉटर न्यूक्लियर हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या था? पेरेंट न्यूक्लियर था. ठीक है, होता क्या है, द टोटल मास ऑफ (2He4) एंड 90 थोरियम 234 is always less than 92 यूरेनियम 238, कि इसका जो मास था उससे हमेशा इनका मास कम ही है, ऐड करोगे तो. ठीक है, कौन सा मास? ये मास नंबर नहीं, मास एक्चुअल मास. तो वो मास गया कहां? ठीक है, दैट मास डिफेक्ट क्या लिखोगे? दैट मास इज कन्वर्टेड इनटू Q वैल्यू. कि देखो इसके पास मास ज्यादा था, वो इनमें टूट गया, स्टिल कुछ ना कुछ मास का डिफेक्ट हुआ है, फालतू इसके पास मास था, वो इन दोनों के पास तो चला गया. ठीक है, उसके बाद भी कुछ मास बचा है, वो मास फिर कैसे मिलेगा तुम्हें? एनर्जी के रूप में मिलेगा. एनर्जी के रूप में कैसे? मतलब हीलियम और थ्योरियम क्या होते होंगे? कुछ वेलोसिटी से जा रहे होंगे. ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी से जा रहे होंगे, वो एनर्जी इसको यहाँ पे मिल गई. ठीक है, तो और थ्योरियम क्या है? भारी है, तो मोस्ट ऑफ एनर्जी तुम्हें कैसे मिलेगी? 2He4 तुम्हारे पास है, हीलियम जो न्यूक्लियस तुम्हारे पास है उसकी वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में मिलेगी. ठीक है, और ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि Q क्या होता है? पॉजिटिव होता है फॉर अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा डीके तुम्हारा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस हो जाता है. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही हो जाता है नेचर के अंदर. जिसके लिए Q वैल्यू Q पॉजिटिव होगी तो वो डीके क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस कौन सा होता है तुम्हारा? एक तो अल्फा होता है, एक बीटा नेगेटिव डीके होता है. बीटा नेगेटिव डीके होता क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे. तो अल्फा का समझ में आ गया. मेन यही पूछता है इसके अंदर कि तुम्हारे पास जो अल्फा है, अल्फा डीके जो हो रहा है, पहली बात तो वो खुद से हो जाता है क्या? मतलब स्पॉन्टेनियस होता है क्या? तो होता है. ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है वो तुम्हारा 2 से कम होगा, मास नंबर वो 4 से कम होगा. और इसमें एक ये लिख सकते हो, इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी रिलीज्ड है, जिसको तुम Q वैल्यू बोल रहे हो, वो क्या आती है? मास ऑफ इनिशियल माइनस मास ऑफ फाइनल इंटू C². तो मास ऑफ इनिशियल लिख दो, क्या था? मास ऑफ, अगर इस हिसाब से लिखूं मैं, इसके हिसाब से लिख दूं, x से y में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? m ऑफ x माइनस का m ऑफ y माइनस का m ऑफ अल्फा इंटू C². ठीक है, ये तुम्हारे पास Q वैल्यू आ जाएगी. और प्रैक्टिकल से कहते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है. इसके बाद तुम लिखो सेकंड टॉपिक तुम्हारे पास है अल्फा डीके आ गया पहला. उसके बाद सेकंड लिखो बीटा डीके.
बीटा डीके। बीटा डीके तुम्हारे पास होता है दो टाइप का, कौन सा? पहला लिखो बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। हियर ए इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन विथ एंटी न्यूट्रिनो इमिटेड। ठीक है, बीटा नेगेटिव डीके करवा देते हैं। तुम्हारे पास एक्स जेड ए तो है ही, इसका करवा दो बीटा नेगेटिव डीके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बाहर निकाल दो। ये देखो इधर माइनस हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसके अंदर तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन निकला है तो एंटी न्यूट्रिनो और आ जाएगा, प्लस क्यू। यहाँ पे न्यू बार क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकला, वो बड़ी क्लास की बात है, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हो, इन बीटा नेगेटिव डीके लिख दो, इन बीटा नेगेटिव डीके एटॉमिक नंबर is increased by 1 and mass number remains same। और Q वैल्यू यहां पे कैसे निकालोगे, U इनिशियल माइनस का U फाइनल, इनिशियल वाला मास लिखो, ZX A था माइनस मास ऑफ Z प्लस 1 X A, इधर X ही लिखा था क्या, इधर X नहीं आएगा, ये X है ना, तो ये चेंज हो जाएगा ना सिंबल इसका, इधर Y लिख दो, तो इधर Y लिखो, Y ऑफ A। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल, तो छोड़ सकते हो। तो ये तुम्हारे पास Q वैल्यू आ जाती है। प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जो Q वैल्यू फॉर बीटा नेगेटिव है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बीटा नेगेटिव डीके कहां होता है, तुम्हें एक पहले लिखाया था, जिनके लिए N/Z रेशियो क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि बीटा नेगेटिव डीके में एक्चुअली क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे ये 0 है, मास नंबर 1 है, ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही है। तो ये चेंज हो जाता है किसमें, एक प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, विद एंटी न्यूट्रिनो एंड Q वैल्यू। तो जिसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा हो, N/Z रेशियो क्या हो, हाई होगा। जिसके अंदर N/Z रेशियो क्या होगा, हाई होगा, तो वो क्या करेगा, बीटा नेगेटिव शो करेगा, बीटा नेगेटिव डीके शो करेगा। ठीक है, और इसके अंदर बस इतना ही है बीटा नेगेटिव डीके के अंदर। इसका सेकंड पार्ट लिखो, बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके राइट डाउन। इसमें लिखोगे तुम, क्या लिखोगे, देखो जो इसमें लिखा है वो ऐसे लिख दो, हियर एन इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पे लिखो हियर ए पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या हो लिखोगे, पॉजिट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम मास एंड अपोजिट चार्ज। पॉजिट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन की जगह, और इलेक्ट्रॉन से बना, इलेक्ट्रॉन का अल्टरनेट पार्टिकल है तो मास सेम हो गया। ठीक है, हियर ए पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो डिकेज, डीके इमिट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो इमिट हो जाते हैं। होगा क्या इसके अंदर, देखो Z है, X है, A है, निकाल दो क्या, पॉजिट्रॉन निकाल दो, एक पहले ही प्लस निकल गया तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, Z-1 Y A प्लस न्यूट्रिनो प्लस Q। ठीक है, इसमें हुआ क्या, एक प्रोटॉन जो तुम्हारा था वो एक 1 है, P है 1 है, ये एक न्यूट्रॉन में 0 and 1,
0n1 प्लस एक पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाता है। बस ये होता है इसके अंदर न्यूट्रिनो प्लस का क्यू। यहाँ पे क्यू वैल्यू प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या कहते हैं कि बीटा पॉजिटिव डीके नेचर में होता ही नहीं है, नेचर में होता ही नहीं है, क्योंकि क्यू वैल्यू क्या होती है इसकी नेगेटिव होती है। बिकॉज प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में डीके हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ी सी चीज इसमें ये लिख दो इसको देख के कि इन बीटा पॉजिटिव डीके मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, और जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एक कम हो जाता है। इन बीटा पॉजिटिव डीके मास नंबर remains same for nuclei but बीटा पॉजिटिव डीके में क्या रहता है, मास नंबर तो तुम्हारा सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर है डिक्रीज बाय 1। ऐसा ही उसमें लिखा था ना, इसमें इंक्रीज हो गया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम सेम था, इसके अंदर डिक्रीज हो गया मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या रह गया तुम्हारा सेम रह गया। ठीक है, और बीटा पॉजिटिव डीके किसके अंदर होता है, प्रोटॉन रिच। जो प्रोटॉन रिच है, प्रोटॉन रिच मतलब n/z रेशियो क्या है, लेस जिनके अंदर है, तो वो क्या करते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके शो करते हैं। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास एक चीज और आती है इसमें ही, तुम्हारे पास बीटा डीके में ही थर्ड पार्ट जिसको तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारे पास होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है कि जब तुम न्यूक्लियस के अंदर लो से हैवी की तरफ जाते हो, कम एटॉमिक नंबर से हैवी एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हो, तो उस न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि वो अपने आसपास ऑर्बिटल्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इस चीज को तुम कैसे लिखोगे, देखो ZXA प्लस -1 E0 Z-1 YA। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें तुम्हारे पास क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो प्लस का क्यू। इसको तुम वैसे दर्शाना चाहो तो क्या लिखोगे, ये प्रोटॉन था, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मिलके क्या बना दिया, न्यूट्रॉन बना दिया। ये 1 है प्रोटॉन के लिए, ये 1 है, इसके लिए ये -1 है और ये 0 है। ठीक है, इसको हटाओ तो ये क्या बन गया, इधर 0 और इधर क्या बच गया 1। तो ये इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, मास नंबर सेम विल रिमेन सेम एंड तुम्हारा एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज्ड, विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, इसके अंदर क्यू वैल्यू निकालोगे तो कैसे आ जाएगी, इनिशियल वाले इसमें फाइनल वाले घटा देना, सी स्क्वायर लगा देना। ठीक है, इसमें क्यू रिलीज हो रही है तो एडिशन में क्या लगा दो, क्यू लगा दो। कैप्चर कौन सा हो सकता है, सबसे पहले के सेल में कैप्चर हो सकता है, के सेल वाला इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाली कौन सी होती है, के होती है, उसके बाद वाली एन, उसके बाद वाली एम, उसके बाद वाली एन। तो कैप्चर कौन हो सकता है, कौन से इलेक्ट्रॉन हो सकता है, के सेल वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, और ये किसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हैपेंस इन वेरी हाई एटॉमिक नंबर, न्यूक्ली shows इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास आखिरी में बात करूं, टाइप ऑफ डीके जो आता है वो आता है गामा डीके। 3 टाइप थे ना, अल्फा था, बीटा था, गामा था। अल्फा बीटा पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं गामा डीके। गामा डीके क्या होता है कि जब अल्फा या, देखो हुआ क्या, प्रैक्टिकल की बात करें कि अल्फा या बीटा डीके हो गया, क्या देखा गया कि अल्फा या बीटा डीके होने के बाद भी
जो न्यूक्लियस था वो कुछ पार्टिकल और इमिट कर रहा है, कुछ पार्टिकल और इमिट कर रहा है। वो जो पार्टिकल और बाद में इमिट हो रहे हैं वही कौन सा होते हैं, फोटोन होते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं, वो फोटोन होते हैं। और इस डीके को क्या कहते हैं, गामा डीके कहते हैं। क्या लिखोगे इसके अंदर, क्या डीके होगा, क्या इमिट होगा, फोटोन इमिटेड। इसको लिखोगे कैसे, आफ्टर बीटा या अल्फा डीके न्यूक्ली गोज टू दियर एक्साइटेड स्टेट्स। कि डीके होने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। देन टू कम बैक in its ground state they release energy in the form of photon. This is called, this is defined as gamma decay. इसका डायग्राम कैसे लिखोगे कि तुम्हारे पास ZXA था, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में रह गया, ये एक्साइटेड स्टेट में रह गया, ठीक है। जैसे कि Y था उससे X बन गया, बीटा या अल्फा जो भी डीके होना था हो गया। अब तुम्हारे पास इधर क्या बन गया, X बन गया। डॉटर न्यूक्लियस क्या है तुम्हारे पास, X है, तो ये X क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब ये क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो साथ में क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा फोटोन के रूप में। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, गामा डीके हो गया। बस इसमें इतना ही है। और गामा डीके कभी भी अकेला नहीं होता, ये क्या होता है, जस्ट आफ्टर अल्फा या बीटा डीके होता है, या कह दो अल्फा या बीटा डीके क्या होता है, साथ में होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा फोटोन जो इमिट होता है वो एक भी फोटोन इमिट हो सकता है और दो भी हो सकता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। इट मे बी ए सिंगल ट्रांजिशन और मे बी सक्सेसिव ट्रांजिशन, ठीक है। सक्सेसिव ट्रांजिशन में क्या करेगा, दो फोटोन इमिट कर देगा। इसको थोड़ा सा और लिखना है, ऐसे लिख लो, ZXA जो तुम्हारा है वो एक्साइटेड स्टेट में है, ऊपर वाली स्टेट में है। अब इसको क्या करना है, ग्राउंड स्टेट में आना है, ZXA में आना है। तो क्या करेगा, फोटोन इमिट करेगा। ये तुम्हारा फोटोन इमिट हो गया h एनर्जी का, ठीक है। ये तुम्हारा गामा डीके हो गया। अब थोड़ा सा कंपैरिजन और देख लो इनके अंदर। जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने इनके बीच में कंपैरिजन किया था, तो उसको और देख लो। कंपैरिजन न्यू स्लाइड में देख लो, टेबल न्यू स्लाइड में बना देंगे, यहां पे सीधा लिख लो कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल 2He4, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, गामा पार्टिकल फोटोन, कोमा गामा पार्टिकल, ठीक है। इसकी टेबल नेक्स्ट पेज पे देख लो। इधर लिख दो प्रॉपर्टी और हेड पे लिख दो इसको, इधर लिख दो तुम प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, अल्फा पार्टिकल की, इधर बीटा पार्टिकल की, इधर गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम पहला है तुम्हारे पास नेचर, कि इनका नेचर क्या है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट मतलब
चीर के सामने से निकल जाना, बीच में से निकल जाना, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर, उसके बाद तुम्हारे पास आता है आयनाइजिंग पावर, उसके बाद तुम्हारे पास है चार्ज, आफ्टर दैट यू हैव वेलोसिटी, जो कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद रेस्ट मास, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉपर्टी, नंबर 4 प्रॉपर्टी, नंबर 5 प्रॉपर्टी और नंबर 6 प्रॉपर्टी, इनमें अपने अब लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की बात करें, नेचर की बात करें, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो सीधा अगर तुम्हें बीटा बोला गया है तो वो कौन सा है? बीटा नेगेटिव है, उसमें इलेक्ट्रॉन डीके हो रहा है, तो फास्ट मूविंग कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसमें बोला जाए गामा रेज कौन है? फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन, या लिख दो ईएम वेव, ईएम वेव। पेनिट्रेटिंग पावर का बात करें, इसका क्या होता है? मिनिमम होता है, क्योंकि मास ही काफी बड़ा है, तो मिनिमम इसका ठीक ठाक है 100 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा का जितना है उससे 100 टाइम, इसका तो पूछो ही मत, 100 टाइम ऑफ बीटा, काफी ज्यादा होता है गामा पार्टिकल का। आयनाइजिंग पावर की बात करें, अल्फा पार्टिकल एनालाइज कर वो आयनाइज कर सकता है, ठीक है, मास काफी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, 100 टाइम्स ऑफ बीटा, इसमें ये क्या आ जाएगा? 100 टाइम ऑफ गामा, ये आयनाइज कर ही नहीं सकता। चार्ज की बात करें तो इस पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2e, 2He4 है तो प्लस का 2e, इसकी बात करें तो माइनस का e, इस पे 0। वेलोसिटी की बात करें तो इसकी हो जाएगी 1.4 इंटू 10⁻7, ये इसकी रेंज है। इसकी बात की जाए तो वेट लॉस हो गया तो क्या हो जाएगी? वेट लॉस हो गया तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो क्या लिखोगे? 1% टू 99% ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, उसका 1 से लेके 99% तक कुछ भी हो सकता है, इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट सी की इक्वल होता है 3 इंटू 10⁸। रेस्ट मास की बात करूं तो क्या होगा? 4 है तो 4 ऑफ mp, इसकी बात करूं तो m ऑफ e, इसका रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास होता ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन भी देख लिया, अल्फा बीटा और तुम्हारे पास गामा पार्टिकल का। इसके बाद अगर कही जाए अब बात, तो हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, न्यूक्लियर रिएक्शन की, कि न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती है। तुम्हारे पास अब टॉपिक रहता है, तुम्हारे पास फिजन, फ्यूजन, रिएक्टर, और जो सूर्य पे जो रिएक्शंस हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, उन पे काफी सारा डिस्कशन बचा है, उसका एक लेक्चर हो रहेगा, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होगी वो कब पॉसिबल होगी? उसके अंदर 3 से 4 चीज होनी चाहिए। पहला कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले लिखा देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नॉट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक बट फिर भी लिख लो। मास एनर्जी कंजर्वेशन, या इसको ओनली एनर्जी कंजर्वेशन बोलोगे तो भी ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। फिर तुम्हारे पास है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। न्यूक्लियर रिएक्शन तुम्हारे पास तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर तुम्हारे पास वहां पे क्या हो रहा है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, की जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो उसका राइट पार्ट का और लेफ्ट पार्ट के अंदर चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम होनी चाहिए, इस साइड के अंदर जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किधर होने चाहिए? इधर होने चाहिए। मास एनर्जी कंजर्वेशन,
लेफ्ट साइड की एनर्जी और राइट साइड की एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, अगर लेफ्ट का मास ज्यादा है तो वो राइट के अंदर क्या हो जाएगा, राइट का मास क्या है, कम है, तो वो क्या रहेगा, क्यू वैल्यू के रूप में बाहर निकल जाएगी। वो क्यू वैल्यू तुम्हें कैसे मिलेगी, ये जो डॉटर न्यूक्ली मिलेगा उसकी वेलोसिटी, या फिर जो अल्फा या बीटा पार्टिकल मिलेगा, जो गामा पार्टिकल मिलेगा, कोई भी दूसरा पार्टिकल मिलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लेफ्ट का लीनियर मोमेंटम और राइट का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम की तरह एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, लेफ्ट का एंगुलर मोमेंटम और राइट का एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर ये सब फॉलो हो रहे हैं तुम्हारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, तभी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, तुम्हारी न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन अलाउ होगी, उसके बाद ही तुम आगे मूव करोगे। ठीक है, देखो अपने पास अब न्यू टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन को तुम ऐसे समझो कि जब एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियर तुम्हारे पास है, ठीक है, तुमने क्या देखा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व के अंदर क्या देखा था कि मिड वाले सेक्शन के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर है वो क्या होती है, हाई होती है। मतलब वो न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, स्थायी है। ठीक है, बट उससे हाइयर वाले जिनका मास नंबर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, मोर देन 170 है, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या है, कम है। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना मास नंबर कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, देखो एक हैवी न्यूक्ली जिसका मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बहुत हैवी है, वो ऑलमोस्ट इक्वल मास वाले न्यूक्ली के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है। इससे होता क्या है कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा और हमें इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो, अगर मैं इसका तुम्हें एक एग्जांपल लिखवाऊं, ठीक है, तो इसके अंदर एक एग्जांपल लिखो पहले कि तुम्हारे पास यूरेनियम था, ठीक है, यूरेनियम और फ्यूजन है, जो न्यूक्ली है, हो सकता है वो अपने आप टूट जाए और हो सकता है हमें उसको कुछ एनर्जी देनी पड़े। ठीक है, तो मैं एक प्रोसेस की बात करूं तो यूरेनियम 235 है तुम्हारे पास। ठीक है, यूरेनियम के ऊपर जब तुम क्या करते हो, थर्मल न्यूट्रॉन क्या करते हो, बोम्बार्ड करते हो। थर्मल न्यूट्रॉन क्या करते हो, बोम्बार्ड करते हो, तो वो क्या करेगा, अनस्टेबल यूरेनियम 236 में चला जाएगा। 235 था, उस पर न्यूक्लियर क्या हुआ, न्यूट्रॉन ऐड हुआ, तो क्या बन गया, यूरेनियम 236 बन गया। अब यूरेनियम 236 क्या है, अनस्टेबल है, तो अब ये क्या करेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। एक न्यूट्रॉन तुमने दिया था, तुम्हें इसमें क्या मिल जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे और कुछ एनर्जी मिल जाएगी। यही प्रोसेस तुम्हारा क्या है, यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को यूज करके बहुत सारी एनर्जी मिलती है। इसी का यूज होता है तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर में, और जो एटम बम बनते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव यूज भी है तो एक डिस्ट्रक्टिव यूज भी है। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो, पहले एक एग्जांपल लिख लो, 0N1 प्लस 92 यूरेनियम 235। जैसे तुमने इस पे न्यूट्रॉन क्या किया, बोम्बार्ड किया, तो एक इसमें बदल गया, 92 यूरेनियम 236 में। अब ये किस में टूट जाएगा, बेरियम में 56, बेरियम 144। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास 36 Kr89 और इसमें तुम्हें क्या मिल जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, प्लस तुम्हें क्या मिल जाएगी, इसके अंदर एनर्जी क्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो। अब यूरेनियम न्यूक्लियस लिखोगे, इसमें यूरेनियम न्यूक्लियस broke into nearly equal fragments when a neutron was bombarded on a uranium target and great amount of energy was related. Great amount of energy was
released. Various examples of such reactions are इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो, और एक तो ये हो गया तुम्हारे पास, ऐसा हो गया, एक और लिख सकते हो ऐसा 0N1 प्लस 92 यूरेनियम 235, ये तुम्हारा चला गया 92 यूरेनियम 236 51 और Sb 133, ठीक है, प्लस 41 Nb 99 प्लस 40N1 प्लस Q, ठीक है, इसमें तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। अब देखो इस अब हुआ क्या इसके अंदर, देखो जो पेरेंट न्यूक्ली ये वाले थे, ठीक है, ये वाला पेरेंट न्यूक्ली था, इस पे तुमने क्या किया, न्यूट्रॉन का बोम्बार्ड किया, ये आगे क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। अब देखो ये जो बन रहे हैं तुम्हारे पास क्रिप्टॉन बन रहा है और बेरियम बन रहा है, ये हाईली न्यूट्रॉन रिच होते हैं, क्या होते हैं, हाईली न्यूट्रॉन रिच होते हैं। तो ये क्या करते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे, अब बीटा डीके शो करते हैं। कौन सा डीके शो करते हैं, बीटा पार्टिकल्स का डीके करते हैं, जब तक कि ये एक स्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर ना पहुंच जा पाए, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन के बाद क्या होता है, बीटा पार्टिकल्स का डीके होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक दो टर्म तुम और लिख सकते हो। न्यूक्लियर फिजन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, ए हैवी अनस्टेबल न्यूक्ली break into almost equal mass masses and equal masses stable nuclei and release a good amount of energy with it. This process is called as nuclear fission, ठीक है। इसके अंदर तुम एक ये भी लिख सकते हो एक पॉइंट, दिस प्रोसेस is used in nuclear reactor and atom bomb. Also you can write the energy release, कि इसमें एनर्जी रिलीज कितनी होती है, ठीक है। तो द एनर्जी रिलीज in the fission of a single in the fission of a single 92U235 nucleus is about 200 MeV, ठीक है। एक एटम, अगर एक एटम तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस 92U235 क्या करेगा, जब फ्यूजन शो करेगा तो तुम्हें 200 MeV मिलेगा, कितना 200 MeV एनर्जी मिलेगा। तो सोचो अगर बहुत सारे एटम, ऐसे तो होता नहीं एक एटम या एक न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूजन शो करेगा, बहुत सारे होंगे, मोल्स में होंगे, ठीक है, किलो में होंगे। तो जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन शो करेंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, पता नहीं कितने ही हजारों MeV एनर्जी मिलेगी। अब इस MeV, ये जो एनर्जी है ये तुम्हें किसके रूप में मिलती है, ये जो एनर्जी है तुम्हारी ये क्या किसके रूप में मिलती है, जो तुम्हारे पास डॉटर न्यूक्लियर होते हैं, डॉटर
न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी, जो डॉटर न्यूक्लियस होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलती है, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है, अभी हमने जिक्र किया था न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब में यूज होता है, तो अब हमारे पास न्यू टॉपिक आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जो तुम्हारे पास जो फ्यूजन है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो दो टाइप का हो सकता है, क्या, एक तो कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। यहां पे देखो क्या था कि एक न्यूट्रॉन तुमने इस पे क्या किया, बोम्बार्ड किया, ये 92U236 में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये एंटीमिनी और एनबी नियोबी में चला गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिले थे, तुम्हें कितने न्यूट्रॉन मिले थे, इससे 3 होते हैं ना, 4 थे, ठीक है। इसमें 4 न्यूट्रॉन मिले थे, 3 या 4 न्यूट्रॉन तुम्हें मिलते हैं, इधर 3 थे और इधर 4 थे, ठीक है। 3 या 4 न्यूट्रॉन मिलते हैं। अब ये न्यूट्रॉन हो सकता है तुम आगे फिर से यूज ले लो, ठीक है। जिस तरीके से ये यहाँ पे एक यूज हुआ है ना, उस तरीके से आगे और काम आ जाए, तो ये और रिएक्शन चला देंगे, वो फिर 4 रिलीज करेगा, वो और रिएक्शन चला देंगे। अब एक तरीका तो ये है कि प्रत्येक रिएक्शन के अंदर एक ही आए, जैसे मतलब इसने कितने रिलीज किए थे, 3 रिलीज किए थे, 3 में से 2 वेस्ट हो जाए, एक काम आ जाए अपना, ठीक है। एक आगे किसी यूरेनियम को कर दे, फिर उससे जो 3 निकलेंगे उनमें से दो वेस्ट हो जाए, और एक फिर आगे क्या कर दे, यूरेनियम को तुम्हारा उसका यूरेनियम का क्या कर दे, फ्यूजन कर दे। तो इससे क्या होगा, चीजें क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। एक एटम, एक जो न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम है वो क्या रहता है, होता रहेगा, फ्यूजन उसका होता रहेगा, और कंट्रोल वे में तुम्हारी रिएक्शन चलती रहेगी, तुम्हें एनर्जी मिलती रहेगी। पहला तरीका तो ये, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कहां गई, ये रही कंट्रोल चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन मतलब रिएक्शन की क्या बन जाती है, एक चैन बन जाती है, स्टेप बाय स्टेप, ये ऐसे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसे चलती जाए। और अनकंट्रोल क्या हो सकता है कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, उसका 3 मिले, फिर तीनों ने फिर 3 यूरेनियम का कर दिया, तो अब कितने मिलेंगे, 9, फिर 9 ने फिर 3 का कर दिया, तो कितने मिलेंगे, 27। इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाए, कंट्रोल में ना रहे, फैलती जाए, तो इससे बहुत खतरनाक धमाका होता है अगर ये कैसी रहे, रिएक्शन तुम्हारी अनकंट्रोल रहे। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल चैन रिएक्शन, ठीक है। अब इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये तुम्हारी जाएगी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए और ये तुम्हारी जाएगी एटम बॉम्ब के लिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगी, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होगी। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर के टॉपिक में क्या आ जाएगा, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, कंट्रोल चैन रिएक्शन, ठीक है। और होता क्या है कि आपका जो 92 यूरेनियम 235 है, gives 2.5 neutron after every nuclear fission। इसकी तो मैं थ्योरी बता देता हूं, ठीक है। इसमें मेन जो टॉपिक है वो लिखवा देता हूं। देखो अब यूरेनियम जो तुम्हारा 92 यूरेनियम 235 है, ठीक है, ये एवरेज क्या देगा, फ्यूजन के बाद 2.5 न्यूट्रॉन तुम्हें देगा। और ये देखा गया ये जो यूरेनियम 235 है, इस पे अगर तुम वेरी हाई वेलोसिटी का, वेरी हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन क्या करोगे, बोम्बार्ड करोगे, तो वो इसको क्या करके चला जाएगा, पार करके चला जाएगा। मतलब उसकी इससे इंटरेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। बट वही अगर न्यूट्रॉन तुम्हारा क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन है, उसकी एनर्जी काफी कम है, एमयू में ना होके 0.04 ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है थर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो यूरेनियम 235 के साथ रिएक्शन करेगा और तुम्हें फिर 2.5 न्यूट्रॉन देगा। पर याद रखना ये जो 2.5 न्यूट्रॉन तुम्हें मिल रहे हैं, इनकी वेलोसिटी बहुत आई है, इनकी एनर्जी बहुत आई है, तो ये तो रिएक्शन कर नहीं सकते यूरेनियम 235 के साथ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन न्यूट्रॉन्स को, इन वेरी हाई वेलोसिटी वाले न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा। स्लो डाउन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मॉडरेटर चाहिए। क्या चाहिए, मॉडरेटर चाहिए। इन हाई वेलोसिटी वाले न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मॉडरेटर चाहिए। मॉडरेटर के रूप में यहाँ यूज क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनता है। मॉडरेटर के रूप में तुम्हारे पास यूज क्या आता है, वाटर, हैवी वाटर जिसको तुम बोलते हो D2O, वो होता है H2O, ये हो जाएगा तुम्हारा D2O, ठीक है। एंड ग्रेफाइट, ये तुम्हारा मॉडरेटर के रूप में यूज हो जाएगा, ठीक है।
एक चीज इसमें ये लिख लो, लिखनी है तो यूरेनियम 235 जो है तुम्हारा, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन बोलो या बोलो थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक अगर तुम्हारी रिएक्शन स्टार्ट हो गई और कुछ तुम ऐसा कर पा रहे हो कि हर बार एक ही न्यूट्रॉन आगे जा रहा है, एक ही न्यूट्रॉन आगे जा रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारी चलती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जब तुम स्टडी करते हो तो वहां पे तुम्हारे पास एक फैक्टर आता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब कि एक जब रिएक्शन चली तो उससे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कितने न्यूट्रॉन हो गए पीछे वाले की कंपेयर में। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अगर तुम के से लिखो तो ये कितना हो जाएगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन कि कितनी तेजी से न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं तुम्हें, ये जनरेट हो रहे हैं, डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब तुम्हें क्रिटिकल केस चाहिए, मतलब एक आए एक ही चला जाए, ठीक है, और कंट्रोल वे में चलती रही, तो उसके लिए क्या वैल्यू जरूरी है? के इजिकल टू 1 जरूरी है। के इजिकल टू 1 अगर हो गया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल केस। क्रिटिकल केस, क्रिटिकल केस मतलब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलेगी इसके अंदर। अगर के लेस देन क्या हो गया? 1 हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगी? तुम्हारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप्ड हो जाएगी एक टाइम के बाद, क्योंकि एक से कम है ना, एक से कम है। अगर के इज ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या चलेगी? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चलेगी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर तुम्हारे पास कितने न्यूट्रॉन है डिवाइड बाय प्रेजेंट जनरेशन के अंदर तुम्हारे पास कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, मतलब इसका यही है कि आगे वाले में आगे मतलब मतलब नेक्स्ट स्टेप में कितने, उससे पीछे वाले में कितने। इसको चाहे तुम ऐसे लिख दो, नेक्स्ट जनरेशन में कितने और प्रीवियस जनरेशन में कितने या प्रेजेंट जनरेशन में कितने। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, कि तीन मिल गए, दो क्या हो गए? लॉस हो गए। ठीक है, मतलब जितने लॉस हो उतने तुम्हें मिल जाना चाहिए, एक लॉस हो रहा है तो एक मिल जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा होगा कि 2.5 तुम्हें मिल रहे हैं और तुम्हारा वेस्ट कितना होता है? एक वेस्ट हुआ था, तो ये कितनी होगी? 2.5 टाइम होगी, तो ये एक्सप्लोड ही हो जाएगा तुम्हारा कंट्रोल। ठीक है, अब देखो बात, अब जब के ग्रेटर देन 1 हो गया, अनकंट्रोल रिएक्शन होगी, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, टू अवॉइड अनकंट्रोल रिएक्शन हमें क्या चाहिए? अब जब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए हैं, 2.5 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, हमें चाहिए एक ही। तो जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए तो हमें अब चाहिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर। ठीक है, जिसको तुम क्या बोलते हो? मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर चाहिए। इनको तुम बोलते हो कंट्रोल रोड्स। क्या बोलते हो? कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स। कंट्रोलर के रूप में तुम किसका यूज करते हो? कैडमियम का यूज करते हो और बोरॉन का यूज करते हो। बोरॉन और कैडमियम की छड़ का यूज किया जाता है। ठीक है, स्टिक का यूज किया जाता है। अब जब तुम्हारे पास के ग्रेटर देन 1 होता है, हम क्या करते हैं? कैडमियम और बी होता है ना बोरॉन का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन बी होता है। ठीक है, कैडमियम और बोरॉन की स्टिक का हम यूज करते हैं। जब हमें दिखता है कि ये जो के की वैल्यू तुम्हारी ये क्या होगी, या तो 1 हो गई या 1 से कम हो गई, तो हम इन जोड़ को क्या कर लेते हैं? वापस बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये तुम्हारे पास क्या था? रिएक्टर था, इसके अंदर क्या हो गया? न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, तो कैडमियम की रोड क्या कर दी? इंसर्ट कर दी। अब लग रहा है के इज लेस देन 1 हो गया, ये के इक्वल टू 1 हो गया, तो इन रोड को वापस बाहर खींच लेते हैं। इस तरीके से तुम्हारी कंट्रोल रोड काम करती है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, कि किसका यूज होता है, तो वहां पे किसका यूज होगा? कैडमियम रोड्स का यूज होगा। ठीक है, अब रही बात इसके डायग्राम की, तो इसका डायग्राम भी बना लो, बनाओ इसका डायग्राम। ये तुम्हारे पास कंट्रोल रोड्स हो गई। ठीक है, इस डायग्राम को तुम अपनी बुक से या इंटरनेट से और अच्छे से बना लेना, यहां पर समझाने के लिए।
क्योंकि इतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी नहीं मेरे से यहाँ। इसमें जो हीट जनरेट हो गई थी, ठीक है, उसको स्लो डाउन कर रहे हैं वाटर की वजह से, वाटर की हेल्प से, ठीक है। ये पंप है। ये समझाऊंगा अभी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहले डायग्राम बना लो। ये डायग्राम में से टेढ़ा क्यों बनाया मुझे खुद नहीं पता, समझ लेना बस इसको। ये तुम्हारे पास रिएक्टर कोर, इसके अंदर तुम्हारा मटेरियल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास वाटर, कौन सा वाटर, हॉट वाटर इससे निकल रहा है, ठीक है। आया था इसमें कूल वाटर और निकल रहा है इससे हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर होगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। और ये है रिएक्टर प्रेशर वेसल। और ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस है, प्राइमरी लूप है ये। और इसके अंदर जब ये तुम्हारा पानी इधर आएगा, ठंडा पानी इधर जाएगा, तो इसके अंदर भी तुम्हारे पास क्या है, इससे इससे क्या होगी, इसके अंदर स्टीम जनरेट होगी, ठीक है। ये क्या है, स्टीम है। इधर स्टीम स्टीम जाएगी जिनका प्रेशर क्या है, काफी हाई है। और ये स्टीम जाएगी तो इधर क्या होगा, ये टरबाइन है, ये घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, ये तुम्हारा टरबाइन है, टरबाइन घूमेगा तो इससे होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। और ये स्लो हो गया, इसका लो हो गया प्रोसेस, तो ये स्टीम वापस नीचे चली जाएगी, लो प्रेशर, लो प्रेशर के अंदर ये वापस चली जाएगी। ये ऊपर कैडमियम की रॉड थी, ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिया, मॉडरेटर के रूप में क्या यूज कर लिया, न्यूट्रॉन यूज कर लिया, मॉडरेटर के रूप में क्या यूज कर लिया, D2O करो या पानी यूज करो, वो यूज कर लिया, ठीक है। कूलेंट के रूप में भी क्या यूज किया, पानी यूज किया था। अब क्या होगा, इधर से स्टीम स्टीम है, स्टीम को जमाना पड़ेगा, तो कूलेंट इधर से डालेंगे और कूलेंट इधर से निकालेंगे, इधर से निकाल लेंगे तो स्टीम क्या हो जाएगी, जम जाएगी, और वाटर निकल, इससे क्या आ जाएगा, वापस पानी बाहर आ जाएगा, तो ये वाटर दोबारा बाहर आ गया। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस वाटर आ जाएगा। अब वाटर क्या आएगा, इधर लो प्रेशर पे होगा, इसको वापस इधर कैसे ले जाएंगे, हाई प्रेशर पे ले जाएंगे। बस ये तुम्हारा इसका डायग्राम है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। अब एक चीज ये भी देखो,
अब एक चीज ये देखो कि जो तुम्हारी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, पहली चीज थी कंट्रोल रोड्स, ठीक है, दूसरी चीज थी तुम्हारे पास के वाला फैक्टर, ठीक है, तीसरी चीज थी मॉडरेटर, चौथी चीज थी यूरेनियम 235 यूज लेते हैं, क्या लेते हैं 235 यूज लेते हैं, 238 यूज नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके लिए बहुत हाई एनर्जी के हमें न्यूट्रॉन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, वो इतनी एनर्जी देने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं यूरेनियम 238। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसके अंदर क्या होती है, हाई एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है? काफी हाई मात्रा में क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। और ये जो तुम्हारी जनरेटेड एनर्जी है, ये केमिकल रिएक्शन से तो बहुत ही ज्यादा है। जो केमिकल रिएक्शन सिंपल तुम करते हो ना, कार्बन मिला दिया, नाइट्रोजन मिला दिया, ये बन गया, थोड़ी बहुत हीट जनरेट हो गई, ठीक है, उससे तो ये उससे तो इससे काफी मिलियन टाइम क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, फिर भी इसके कुछ नेगेटिव है, और इसके अंदर क्या है कि जैसे सपोज दैट 1 किलो तुम वहां यूज कर रहे हो केमिकल रिएक्शन के अंदर इंडिग्रेट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स, और 1 किलो तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें उससे मिलियन टाइम्स हीट ज्यादा जनरेट होगी। पर इसका एक नेगेटिव भी है, मतलब यहाँ पे फायदा ना हीट के चक्कर में तो, पर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट तुम्हारे पास ये है कि इसके अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज जनरेट होती है। क्या नेगेटिव पॉइंट है इसका? रेडियो एक्टिव वेस्टेज जनरेट होती है, वो कि क्या कर सकती है, बहुत ही ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, वो इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद जो तुम्हारा रिएक्टर है, न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। इसके अंदर तुम्हारे पास सब आ जाएगा, तुम्हारे मॉडरेटर वगैरह सब आ जाएंगे। तो लिखो, तुम्हारा जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, रिएक्टर की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है वो देख लो। ठीक है, इनके मैं तुम्हें मेंशन करवा रहा हूं टॉपिक, और ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो तुम खुद से लिख सकते हो। अब बात की जाए फ्यूल की, तो फ्यूल के रूप में हम क्या यूज करेंगे, यूरेनियम 235। क्या यूज करेंगे, यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239। ऐसा क्यों, हम यही यूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये यूज इसलिए कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर जितना भी तुम्हारे पास क्या मिलता है, तुम्हें जो भी तुम्हारे पास यूरेनियम मिलता है, उसके अंदर दो क्वांटिटी जो है, एक है यूरेनियम 235, एक है यूरेनियम 235, बाकी तो बहुत कम ही मिलते हैं। ये मिलता है तुम्हें 99.3%, ठीक है, ये मिलता है तुम्हें 0.7%, ठीक है। इसके लिए तुम्हें बहुत हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए, तो हम इसको यूज नहीं करते, इसको यूज करेंगे, पर ये 0.7 ही है, ये क्या है 0.7% वाला ही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा इनरिचमेंट करनी पड़ेगी। इनरिचमेंट मतलब कि 1 kg यूरेनियम लिया जाए तो उसके अंदर यूरेनियम 235 की जो मात्रा है वो 0.7% ना हो, इससे क्या हो, हाई हो। तो हम इसका क्या कर लेंगे, न्यूट्रॉन इसके क्या कर लेंगे, यूरेनियम इनरिचमेंट कर लेंगे, इनरिचमेंट कर लेंगे। फिर इसमें यूरेनियम तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0.7% है वो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। और इसके साथ हम कौन से यूज लेंगे, जो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन है वो थर्मल न्यूट्रॉन यूज में लेंगे, जिनकी एनर्जी कितनी होती है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी में ही, इतनी एनर्जी अगर न्यूट्रॉन्स की होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। बट अगर बात की जाए यूरेनियम 238 की, इसके लिए हमें कितने हायर एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए, 2 MeV। तो इतनी एनर्जी हम यहाँ नहीं वेस्ट कर सकते, ठीक है, यहाँ पर लग जाएगी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले ही बहुत कम है, और 0.04 तो उससे भी कम है। तो ये तुम्हारा फ्यूल का हो गया। उसके बाद तुम्हारे आते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, जो तुम्हारे यूरेनियम का जो विखंडन होगा, जब उसका फ्यूजन होगा तो न्यूट्रॉन निकलेंगे काफी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। उस काइनेटिक एनर्जी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना मतलब स्लो डाउन करना। स्लो डाउन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मॉडरेटर चाहिए, जो उनकी वेलोसिटी को क्या कर दे, बहुत कम कर दे। तो हम यहाँ मॉडरेटर के रूप में किसको यूज करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ मॉडरेटर यूज किस लिए आएगा, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। किसके लिए आएगा, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, किस किस को यूज कर सकते हो तुम यहां पे, वाटर को, हैवी वाटर, D2O को, और किसको यूज कर सकते हो, ग्रेफाइट को,
और किसको यूज कर सकते हो, बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्साइड को। इतने मॉडरेटर तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास थर्ड जो रिक्वायरमेंट आती है, थर्ड रिक्वायरमेंट तुम्हारे पास यहां होती है मॉडरेटर की, मॉडरेटर की नहीं सॉरी, कंट्रोल रोड्स की। तुम्हारे पास क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा, है ना, नेसेसरी वाली जो रिक्वायरमेंट दिखा रहा हूं इसी से तुम्हें क्वेश्चन बन जाएगा, और इसको अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। कंट्रोल रोड्स के अंदर क्या आएगा, वही रोड जो न्यूट्रॉन के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए उन्हें कम करना है, तो अब क्या करेंगे, कैडमियम या बोरॉन की, कैडमियम या बोरॉन की, सही लिखा है, कैडमियम या बोरॉन की क्या करेंगे, रोड्स जो है, छड़ जो है वो क्या कर देंगे, रिएक्टर जो तुम्हारा उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये क्या कर लेगी, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर लेगी। 3-4 हो रहे थे, या के क्या था तुम्हारा, ग्रेटर देन 1 था, वो डाउन होके क्या आ जाएगा, या तो लेस देन 1 आ जाएगा तब इसको निकाल लो, या फिर के इक्वल टू 1 आ जाएगा तब इसको निकाल लो। तो कंट्रोल रोड्स क्या कर देगी, जो तुम्हारी रिएक्शन थी उसको क्या कर देगी, कंट्रोल कर देगी। बस इतना ही है। ये किसके लिए यूज होते हैं, टू कंट्रोल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है के, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, तुम्हारे पास आता है कूलेंट। इसके बाद क्या आता है तुम्हारे पास, कूलेंट। कूलेंट क्या होता है, जब इतनी बड़ी रिएक्शन होगी, इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो सब तुम्हारा जो ऑपरेटर है, जो मशीन है तुम्हारी, जो रिएक्टर है तुम्हारा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसको ठंडा करने के लिए, उसको ठंडा कैसे करोगे तुम, जब उससे तुम कोल्ड वाटर निकालोगे, कोल्ड वाटर उस मशीन के आसपास से निकालोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वो पानी तो गर्म हो जाएगा, और वो तुम्हारा रिएक्टर क्या हो जाएगा, उसके आसपास का जो वातावरण है, जो वो इन्वायरमेंट है, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और जो पानी तुम्हारा गर्म हो गया, वो इतनी हीट जनरेट करेगा, वो पानी किसमें बन जाएगा, स्टीम में बन जाएगा, भाप में बन जाएगा। उस स्टीम का यूज होगा अब तुम्हारे, क्या बोलते हैं उनको, टरबाइन घुमाने में। टरबाइन घूमेगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो तुम्हारी जो हीट क्या हो जाएगी, तुम्हारी जो स्टीम क्या हो जाएगी, काम आ जाएगी। तो कूलेंट मतलब उसको ठंडा करने के लिए किसको यूज लेते हैं, कूलेंट के अंदर हम लेते हैं एयर को ले सकते हैं। कूलेंट का समझ में आ रहा है तुम्हें, ठंडा ही करना है ना रिएक्टर को। कोल्ड वाटर को यूज में ले सकते हैं, और वी कैन ऐड मोल्टेन सोडियम और CO2, ये सब हम यूज ले सकते हैं। इसके अलावा ये कहां यूज होंगे, हीटेड जो तुम्हारी कोर है वहां पे यूज होंगे। इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट आता है शील्डिंग वॉल। तुम जितना मर्जी प्रोटेक्शन यूज कर लो वहां पे, कि जो जैसे मर्जी कपड़े पहन लो कि तुम पे रिएक्टर्स ना रेडिएशन ना पहुंचे, पर वहां पे तुम्हारे पास रेडिएशन पहुंच जाते हैं। और जहां ये इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि फिलहाल की बात करें तो कहां तुम्हारे पास रिएक्टर है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर तुम्हारे पास एप्सना नाम से न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास के अंदर बहुत चौड़ी, कितनी फीट की, 7 से 8 फुट की, 7 से 8 फुट की थिक वॉल बना दी जाती है। किसकी, थिक वॉल बनाई दी जाती है, कंक्रीट की थिक वॉल बना दी जाती है, जिससे कि तुम्हारे रेडिएशन बाहर ना आए, ठीक है। तो ये उसकी शील्डिंग वॉल होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तुम्हारे क्या थे, इतने सब पार्ट थे। अब न्यूक्लियर रिएक्टर तो हो गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर ही और ऐड कर लो, ब्रीडर रिएक्टर। क्या बोलोगे, ब्रीडर रिएक्टर। आएगा तो नहीं इसमें क्वेश्चन, पर लिख लो ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। ब्रीडर मतलब ब्रीड, जनरेट करना, ठीक है, मतलब कोई नई जाति जनरेट करना। या फिर इसमें कह दो कि जो रिएक्टेंट्स है, जो तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर है, उनके जो रिएक्टेंट्स जो होंगे, मतलब जो पार्टिकल उनमें उस रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट्स जो होंगे, उनको ही जनरेट करता है तुम्हारा ब्रीडर रिएक्टर। तो इसकी डेफिनेशन में लिख लो तुम, द रिएक्टर विच कैन प्रोड्यूस, the reactor which can produce fuel more than they use। ऐसे रिएक्टर जो क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं फ्यूल, जो जितना वो यूज लेते हैं उससे ज्यादा,
ठीक है, तो हमें फ्यूल मिल जाता है। इस फ्यूल को हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए तुम एग्जांपल लिखोगे 92 यूरेनियम 238 हमने यूज लिया, इसके साथ एक न्यूट्रॉन गया, इसने बना दिया 92 यूरेनियम 239। ठीक है, अनस्टेबल होके ये बीटा नेगेटिव डीके करेगा और ये तुम्हें देगा 93 नेपच्यूनियम 239। अब ये फिर से बीटा नेगेटिव डीके करेगा, हमें ये देगा 94 प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो इससे हमें, और प्लूटोनियम जो मिल गया इसका हम क्या कर लेंगे, अब यूज कर लेंगे ब्रेटन रिएक्टर के अंदर, क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, इस ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट मिला है इसको हम यूज करेंगे अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट ब्रेटन रिएक्टर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन तुम्हारा यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास नया टॉपिक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होना, फ्यूजन में क्या होता था, भारी था अनस्टेबल वो टूट गया था, इसमें क्या होगा, छोटे हैं अनस्टेबल है ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर लिखो, बता दिया न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वो फ्यूजन क्या होता है, छोटे हैं लाइट हैं अनस्टेबल है ऐड होके स्टेबल बना देंगे, एनर्जी जनरेट कर देंगे, बस दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें लिखो इन ए प्रोसेस टू लाइट न्यूक्लियली कंबाइन न्यूक्लियली कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल larger nucleus and energy is released. This process is known as fusion. ठीक है, इसमें तुम लिखोगे अभी इसका एक एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल लिखो इसका कि तुम्हारे पास दो प्रोटॉन है 1h1 एंड 1h1, दे फॉर्म 1h2। इसके साथ वो रिलीज क्या कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो आ जाएगा, प्लस इसमें तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी 0.42 MeV। ठीक है, अब इसमें एक बात देखो, प्रोटॉन है पॉजिटिव है ऐड होके क्या कर रहे हैं 1h2 बना दिया, इन्होंने ड्यूटेरियम बना दिया। पर एक चीज ध्यान रखो, प्रोटॉन है रिपेल करने चाहिए, कूलाम्ब बैरियर पोटेंशियल बन गया, उसको पार करेंगे तभी तो तुम्हारा क्या बनेगा, ड्यूटेरियम बनेगा। तो इस रिपल्सन को पार करने के लिए इनको इतनी एनर्जी कहां मिलेगी, उनको इतनी एनर्जी कहां से मिलेगी, उस कूलाम्ब रिपल्सन बैरियर को पार करने के लिए। वो एनर्जी इन्हें कैसे मिलती है, टेम्परेचर के रूप में मिलती है। कैसे मिलती है, टेम्परेचर के रूप में मिलती है। तो इसके अंदर लिखो बात, क्या लिखोगे, लिखो टेम्परेचर के रूप में मिलेगी, टेम्परेचर चाहिएगा। अब वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए इस कूलाम्ब रिपल्सन को पार करने के लिए, ठीक है, क्रॉस करने के लिए, वो लिखो अभी। तो इसके अंदर तुम लिखोगे कूलाम्ब रिपल्सन बैरियर डिपेंड्स ऑन द, ऐसे लिख दो, हेयर द हाइट ऑफ, here the height of Coulomb repulsion barrier depends on the charges and the radius of the two interacting nuclei. और यहाँ पे वो कितना होता है, कूलाम्ब बैरियर की जो तुम्हारी हाइट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है
400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और ये हाइट से मिलती कहाँ है? जैसे ये प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना, ये 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इतना इसको चाहिए। अब अगर ये प्रोटॉन गैस है तो इसके अंदर गैस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 kT होगी। इसको यूज करके तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सोल्व करोगे, टी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। के क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में ले जाना, जैसे टी को केल्विन में निकालना, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास? 3 × 10⁹ केल्विन। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन तुम्हें करने के लिए तुम्हें कितना टेम्परेचर चाहिए? 3 × 10⁹ केल्विन चाहिए। और क्या चाहिए? ये जो प्रोटॉन है इनकी डेंसिटी बहुत हाई चाहिए, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर और हाइयर डेंसिटी तुम्हारी किस पे पॉसिबल नहीं है? अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ये कहां पॉसिबल है? सन पे पॉसिबल है, और जो अदर स्टार्स हैं उन पे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या लिखोगे? इतना टेम्परेचर चाहिए थर्मल के रूप में चाहिए, तो इंटरनल टेम्परेचर चाहिए, तो इसमें क्या लिखोगे? ये दोनों चीज अवेलेबल क्या है? हाई डेंसिटी, हाई नहीं है, ये हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। हाई डेंसिटी एंड दिस मच टेम्परेचर, दिस मच टेम्परेचर इज अवेलेबल ओनली in the interiors of stars including sun. The energy generation in stars takes place via thermonuclear। थर्मोन्यूक्लियर क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या दिया था? टेम्परेचर मिला इसको, तो इन रिएक्शन को क्या कहेंगे? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है कि जो सूरज है तुम्हारे पास, सन जो है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए तुम लिखो द फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन हैपन्स एज, कि जो तुम्हारा सूर्य है उसके ऊपर तुम्हारी फ्यूजन रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है, वो लिखो। कैसे लिखोगे? कैसे होती है उसके स्टेप बाय स्टेप लिखो। और इसको बोलते क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। NH1, इसमें क्या होगा? 2 प्रोटॉन मिल गए, तुम्हारा क्या बना दिया? ड्यूटेरियम बना दिया, ठीक है। प्लस पॉजिट्रॉन मिल गया और न्यूट्रिनो मिल गया, साथ में एनर्जी मिल गई 0.42 MeV। इसके बाद एक पॉजिट्रॉन यहां वाला और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, दोनों क्या कर दिए? यहाँ पे पेयर इनहिलेशन हो गया, क्या जनरेट हो गए? 2 गामा जनरेट हो गए। यहाँ पे एक गामा जनरेट नहीं हुआ, 2 हुए हैं। सोचो क्यों? ये सोचना तुम आराम से बैठ के कि 2 क्यों जनरेट हुए, 1 जनरेट क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन है कोई ना कोई, सोचना। 1H1 और ये तुम्हारे पास अब जो यहाँ से 1H2 बन गया, ड्यूटेरियम बन गया, वो फिर एक प्रोटॉन के साथ आता है और इधर से बनता है तुम्हारा 2He3 प्लस गामा प्लस 5.49 MeV तुम्हें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। इनको चीज जो इनमें बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। इस साइकिल में क्या क्या होता है, बस लास्ट वाली इक्वेशन याद रख लेना, ठीक है। जो लास्ट में लिखाऊंगा ना दूसरे मार्कर से, वो लिख लेना। अब 2He3 ऐड होके 2He4 हीलियम बना दिया, और प्रोटॉन मिल गया प्लस एक और प्रोटॉन प्लस 12.86 MeV एनर्जी। अब टोटल लिखी जाए, रिजल्टेंट इक्वेशन लिखी जाए तो क्या बनेगी? करना क्या है? इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 3 थी, और इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास क्या थी? 4 थी। अब इसका
तुम्हें 2He3 चाहिए, ये वाले 2 चाहिए, ये वाले 2 चाहिए, तो ये वाले 2, ये वाले 2 चाहिए तो ये वाला 2, मतलब इसका 2 गुना इस इक्वेशन का 2 मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन का 2 मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन का 2 मल्टीप्लाई प्लस इसका 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, इन सबको ऐड करके लिखो तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 4 1H1। इनको करके जब काट लोगे लेफ्ट राइट से चीजें काट लोगे तुम्हारे पास क्या बनेगा, देखो 1H4 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज एज 2He4 प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा प्लस 26.7 MeV। ये तुम्हारी टोटल रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, इसमें तुम ऐसे देख सकते हो, ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा और 2 टाइम्स है ना, और ये किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। देखो 2 ये आ गए, 2 ये आ गए, 4 तो ये हो गए, 2 ये आ गए, 6 हो गए इधर, और इधर से कितने कटेंगे 6 से 4 कट जाएंगे तो 2 बचने चाहिए ना। ये सही है क्या, देखो 3 2 5 4 1 5, ये गलत है यहाँ पे 2 2 4, रुको 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 3 3 6 3 3 6 4 5 6 2 2 4, सही है ये, इसका एक ही है, इसका ये एक ही है। ठीक है, तो इधर से कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, 6 से 2 निकल जाएंगे, 4 बच जाएंगे, तो इधर कितने आ गए 4 आ गए। ठीक है, प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये वाला इससे कट जाएगा। तो इनको जब तुम सॉल्यूशन करके ऐड करके लिखोगे तुम्हारे पास क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स प्लस इसका 1 टाइम, सोल्व करोगे ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो सन पे टोटली अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या बन रही है 10 4 हाइड्रोजन atoms combine to form a 2He4 atom with a release of 26.7 MeV of energy। ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन क्या करके क्या बना देंगे, एक हीलियम बना देंगे, 2 न्यूट्रिनो आ जाएंगे, 6 प्रोटॉन आ जाएंगे और 26.7 MeV क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से तुम्हारा ये किस पे होगा, सूर्य के ऊपर ये वाली रिएक्शन हो रही होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्यूजन होने के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी भी बहुत ही चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, दोनों में से एक चीज होगी काम नहीं चलेगा, दोनों चीज चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूं इस चैप्टर में तुम्हारे काम का क्या क्या है। ठीक है, कि मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात करूं कि कहां से मेन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अगर बात की जाए तो स्टार्ट से चलते हैं। देखो इसमें तुम्हारे पास साइज क्या होता है न्यूक्लियस का, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एएमयू क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और एएमयू किसके इक्वल है ये पता होना चाहिए, इसके इक्वल एनर्जी क्या है वो पता होना चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी याद कर लेना। ठीक है, और बात की जाए मास नंबर, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए तुम्हें। केमिकल सिंबल पता होना चाहिए, आइसोटोप आइसोबार क्या होता है, मिरर न्यूक्ली क्या होता है, साइज क्या होता है ये पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए। डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो याद रख लेना, नंबर डेंसिटी का 44 और मास का 17 kg पर मीटर क्यूब। मास डिफेक्ट की बात की जाए तो बाइंडिंग एनर्जी करो थोड़ा याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है, Fe का होता है, ये याद रखना। ऑलमोस्ट होता है 8.8 होता है शायद, ऐसा कुछ देख लेना, मैंने लिखाया होगा 7.8 होता है, 8.8 होता है, ऐसा कुछ 8.8 होता है। ठीक है, और बात की जाए तो इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी देख लेना, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी याद कर लेना। ये जो सारे लिखा है ना, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एक और लिख लो स्पिन डिपेंडेंट। एक्सप्लेनेशन याद होने का जरूरत नहीं है स्पिन एक्सप्लेनेशन डिपेंडेंट वाले का, पर ये सीधा याद रखो कि ये स्पिन डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, और बस यही है, सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, एनजेड करो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ठीक ठाक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अल्फा बीटा डीके, तो ये तुमसे वो इक्वेशन बनाता है कि अल्फा डीके में कौन सी इक्वेशन होती है, बीटा में क्या है, गामा में क्या है, मतलब एक स्पेस छोड़ देगा, कहेगा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में तुम्हें बस ये दो चीज याद होनी चाहिए, n इक्वल टू n नॉट e टू पावर माइनस लैम्डा टी और r इक्वल टू r नॉट e टू पावर माइनस लैम्डा टी। r को a भी लिखते हैं तो a इक्वल टू a नॉट e टू पावर माइनस लैम्डा टी। सर की यूनिट याद होनी चाहिए, रिलेशन याद होनी चाहिए।
टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा और 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारा तो यहाँ पे क्या है, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। और यहाँ पे तुम्हारे पास है डी के कितना है, बता ही दिया, कंपैरिजन मीन का देख लेना। और बात की जाए न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसके अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या होना चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और थोड़ा सा ये याद रखना जो रिएक्टर है तुम्हारा, ठीक है, रिएक्टर के अंदर के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए कंट्रोल के लिए, ये याद रख सकते हो। और ये याद रखना मॉडरेटर क्या यूज होता है, और कूलेंट क्या यूज होता है, और कंट्रोल रोड के रूप में क्या यूज होता है, बस इतना ही है। फ्यूल के रूप में कौन सा यूज हुआ, 235 यूज हुआ, तो 235 ही क्यों यूज हुआ, ठीक है, क्योंकि इस पे स्लो न्यूट्रॉन से काम चल जाएगा इसलिए यूज हुआ। बस शील्डिंग वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रीडर रिएक्टर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात किया जाए तो फिर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, डेंसिटी कितनी, डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, ये दो कंडीशन याद रखना, हाइयर प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई डेंसिटी। और जो सन पे जो रिएक्शन हो रही है उसकी जो कंप्लीट रिएक्शन है 4 1H1 वाली लास्ट वाली, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। बस इस तरीके से ये कंप्लीट तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसका असाइनमेंट अपने डिस्कस कर लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से लेक्चर को देख लेना, नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। बाय बाय, टेक बाय।